औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी फॉर मसल कंट्रैक्शन। मसल कंट्रैक्ट करने के लिए एनर्जी कहाँ से आती है। तो मसल्स को हम जानते हैं, पढ़ लिया हमने। तो मसल कंट्रैक्ट होने के लिए एनर्जी चाहिए, लेकिन कम एनर्जी चाहिए होती है। जब मसल्स में क्रॉस ब्रिज बनते हैं उस वक्त एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती, लेकिन जब क्रॉस ब्रिज ख़त्म होने होते हैं तो तब एटीपी चाहिए होती है, ताकि ये अलग हो जाएं, ये हेड जो हैं टेल्स के ये अलग हो जाएं और ये वापस अपनी जगह पे चले जाए रिलैक्स्ड फॉर्म में। तो कंट्रैक्टेड फॉर्म में कंट्रैक्ट होने के लिए, यानी ये साइक्लिक वे दिया हुआ है कि मसल्स कब कंट्रैक्ट होना शुरू होते हैं। इसकी सार्कोमेयर कब कंट्रैक्ट होगी, जब कैल्शियम आयन रिलीज़ होंगे। कैल्शियम आयंस ट्रोपोनिन के साथ अटैच होंगे, ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन के साथ उसको अपनी जगह से रिप्लेस करेगी और एक्टिन प्रोटीन के ऊपर वो साइड जहाँ पे इन क्रॉस ब्रिज ने जाके अटैच होना है वो एक्सपोज हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। तो क्रॉस ब्रिज ऑटोमेटिक उसके साथ अटैच हो जाएंगे। अटैच होने के बाद ये इसको खींचेंगे और सार्कोमेयर का साइज़ छोटा हो जाएगा और इस तरह से सारा मसल कंट्रैक्ट हो जाएगा। उसके बाद एटीपी आएगी और एटीपी इनको ओपन करेगी और एडीपी की शक्ल में रिलीज़ हो जाएगी। तो इस तरह से ये प्रोसेस ये साइक्लिक वे में चलता है, यानी क्रॉस ब्रिज ख़त्म करने के लिए एटीपी रिक्वायर्ड होती है। तो अब ये एनर्जी कहाँ से आती है। तो दो चीज़ें सेल लेवल पे होती हैं, एक तो वहाँ पे फूड चाहिए, न्यूट्रिएंट्स, और दूसरा चाहिए ऑक्सीजन। तो मसल्स के अंदर ये दोनों चीज़ें कैसे प्रोवाइड की जाती हैं, तो जिससे तोड़ के एटीपी सप्लाई की जाती है। तो एरोबिक ब्रेकडाउन होती है ग्लूकोज की, इसका मतलब ग्लूकोज चाहिए और उसको तोड़ने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, विच कम्स फ्रॉम स्टोर्ड ग्लाइकोजन। तो ग्लूकोज को मसल्स के अंदर किस शक्ल में रखा जाता है, ग्लाइकोजन की शक्ल में स्टोर किया जाता है। तो मोर एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, यानी इसको ऑक्सीजन की मदद से तोड़ा जाता है और ऑक्सीजन भी स्टोर होती है मसल सेल के अंदर। तो ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है, ऑक्सीजन से तोड़ा जाता है। जब मज़ीद एनर्जी चाहिए तो ड्यू टू हाई मेटाबॉलिज्म के अब कंटिन्यूस एक्सरसाइज कर रहे हैं, स्ट्रेनस एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो एक और एनर्जी स्टोरिंग सब्सटेंस है जिसको क्रिटाइन फॉस्फेट कहते हैं, यानी ये भी मसल में मौजूद होगा। अगर ग्लाइकोजन ख़त्म हो जाता है, यूज़ हो जाता है, तो क्रिटाइन फॉस्फेट ये इस्तेमाल होना शुरू होता है, इसकी ब्रेकडाउन होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी अगर हो जाती है, फूड है या नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, आप ज़्यादा जोर वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं या वेरी हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी किसी वजह से हो जाती है, प्रोलॉन्ग या स्टर्नस मसल एक्टिविटी, आप एटीपी तो चाहिए क्रॉस ब्रिज टूटने के लिए, तो ये फिर एनारोबिक ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाता है, यानी ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में। तो ये ग्लूकोज को लैक्टिक एसिड में फिर तोड़ना शुरू कर देती है, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होती है। तो इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन की वजह से लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा। लैक्टिक एसिड की कॉम्बिनेशन भी मसल फटीग काज करेगी, यानी ये एसिड है मसल में सोज पैदा कर देती है, जिसको कहते हैं मसल पुल हो गए इस वजह से। और जब रेस्ट होता है, यानी जिसको कहते हैं पंजाबी में खलियाँ बढ़ गई, तो फिर 3-4 दिन लगते हैं रेस्ट के दौरान में कि जितने भी ये लैक्टिक एसिड बना होगा उसका 5वां हिस्सा, यानी 1/5 लैक्टिक एसिड का फिर उस दौरान में एरोबिकली, यानी ऑक्सीजन की मौजूदगी में इसको तोड़ा जाता है। इससे जो एनर्जी निकलती है, तो बाकी का जो है 4/5 हिस्सा, यानी 4/5 लैक्टिक एसिड, इसको वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है। एनर्जी प्रोड्यूस नहीं की जाती, बल्कि वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो दो चीज़ें मसल के अंदर चाहिए एनर्जी प्रोडक्शन, एक तो ग्लाइकोजन स्टोर होना चाहिए, फिर ऑक्सीजन की मौजूदगी होनी चाहिए, और ऑक्सीजन भी मसल में स्टोर होती है मायोग्लोबिन की शक्ल में। हीमोग्लोबिन, जैसे हीमोग्लोबिन ब्लड में लेके जाता है, तो ये मसल के अंदर मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़ के रखती है। फिर मज़ीद भी ब्लड सर्कुलेशन लेके आती है ऑक्सीजन। एक तो ये चीज़ चाहिए।
अब ये कहाँ पे ब्रेक डाउन होगी, किस लेवल पे, क्योंकि ये एरोबिक हो रही है तो माइटोकॉन्ड्रिया भी बड़ी तादाद में मसल सेल्स के अंदर होती हैं, यानी जितने ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे उतनी ज़्यादा ब्रेक डाउन होगी, उतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जितने स्ट्रॉन्ग मसल होंगे उसमें उतनी ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होगी, एनर्जी स्टोरेज यानी ग्लाइकोजन स्टोरेज होगी, और ऑक्सीजन स्टोर के लिए मायोग्लोबिन मौजूद होती है। तो अब मसल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है एक्सरसाइज का, तो जितना मसल काम करता है ये मसल में नज़र आता है, रिफ्लेक्ट होता है। जो मसल आप यूज़ करते जाते हैं तो वो मोटा और स्ट्रॉन्ग नज़र आना शुरू हो जाता है, जो मसल इस्तेमाल नहीं करेंगे वो वीक नज़र आना शुरू हो जाता है। तो जितना भी अमाउंट ऑफ वर्क आप वो मसल करता है रिफ्लेक्ट्स चेंजेस इन द मसल, उस मसल में चेंजेस आती हैं। जब आप मसल्स को एक्टिवली यूज़ करते हैं उसका साइज़ इंक्रीज हो जाता है, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी ताकत में इजाफा हो जाता है, एंड बिकम मोर एफिशिएंट, और ज़्यादा मुस्तैदी से अपना काम करता है और फटीग रेजिस्टेंट हो जाता है, यानी उस मसल में थकावट भी कम होगी। यानी आप किसी भी मसल को, मसलन अगर सिलाई मशीन करना शुरू कर देते हैं तो वो मसल पहले दिन थकावट होगी, दूसरे दिन, हफ्ता 10 दिन बाद आपको पता भी नहीं चलेगा, आप जितना मर्जी काम कर लें, मतलब ये फटीग रेजिस्टेंट हो जाते हैं, थकावट महसूस नहीं होती। फिर उन मसल के साइज़ और मजबूती और एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो एरोबिक एक्सरसाइज में जिनसे मसल्स बढ़ते हैं उसमें स्विमिंग आ गई, तैराकी, पूरी बॉडी के मसल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जॉगिंग, दौड़ में, और फिर फास्ट वॉकिंग, तेज़ चलने में ये मुख्तलिफ चेंजेस आती हैं स्केलेटल मसल में, और जितने भी ये मसल इन्वॉल्व होंगे इनका साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और थकावट कम होना शुरू हो जाएगी। तो कैपरीज जो मसल्स के इर्द गिर्द होती हैं मसल फाइबर्स में, ये और माइटोकॉन्ड्रिया यानी कैपरीज की तादाद भी बढ़ जाती है इन मसल में, माइटोकॉन्ड्रिया की भी तादाद बढ़ जाती है, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, वो इस्तेमाल में आ रहे हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया ऑटोमेटिकली सेल प्रोड्यूस करेगा, नए माइटोकॉन्ड्रिया प्रोडक्शन से ज़्यादा तादाद में सेल्स के अंदर मौजूद होंगे, इंक्रीज इन नंबर हो जाएंगे, एंड फाइबर्स सिंथेसाइज मोर मायोग्लोबिन, और ऑक्सीजन स्टोर करने के लिए मायोग्लोबिन भी ज़्यादा होगी ताकि ज़्यादा ऑक्सीजन स्टोर हो इन मसल में, इसलिए थकावट कम से कम होना शुरू हो जाती है। तो दीज चेंजेस रिजल्ट इन मोर एफिशिएंट मसल्स, ज़्यादा मसल होंगे, तेज़ी से काम करने वाले मसल होंगे, फिर मेटाबॉलिज्म भी बेहतर होगा, रेजिस्टेंट टू फटीग, और थकावट के अगेंस्ट मज़ामत भी होगी, मतलब थकावट कम महसूस होगी। ये तो हो गया यूज़। लेकिन इसका अगर उलट करते हैं, मसलन अगर किसी मसल को मुकम्मल तौर पर यूज़ ही नहीं करते, यानी कंप्लीट इमोबिलाइजेशन हो जाती है किसी वजह से तो मसल की, तो लीड्स टू मसल वीकनेस, मसल कमज़ोर हो जाएंगे, और सीवियर एट्रोफी होगी, इसको कहते हैं सोकड़ापन, सूख जाएगा मसल, सूख जाएगा, सोकड़ापन आ जाएगा उस मसल में, वो काम के काबिल नहीं रहेगा। ये तो एनर्जी होगी और मसल पे एक्सरसाइज का अफेक्ट हो गया। फिर ये डिसऑर्डर्स हैं मसल्स के। मसल फटीग क्या है? अब इसमें मुख्तलिफ फटीग यही है कि एक्सरसाइज की बहुत ज़्यादा और क्रॉस ब्रिज बन गए हैं, यहाँ पे ब्रेक लग गई है, आगे एनर्जी चाहिए तोड़ने के लिए, तो एनर्जी उस वक्त अवेलेबल नहीं है। ये उस वक्त होता है जब मसल्स या तो कुछ काफ़ी अरसे बाद इस्तेमाल में की हैं या अभी एक्सरसाइज करनी शुरू की है, तो खलियाँ, जिसको हम कहते हैं खलियाँ पड़ गई, तो ये मसल पुल होना शुरू हो जाते हैं। तो मसल फटीग स्टेट ऑफ फिजियोलॉजिकल इनएबिलिटी है टू कंट्रैक्ट। जब मसल पुल हुआ होता है, जहाँ खली पड़ी होती है, उस मसल को आप पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी उसमें कंट्रैक्शन नहीं होती, वो अकड़े होते हैं। तो मसल फटीग किस वजह से होती है? रिजल्ट फ्रॉम रिलेटिव डेफिसिट ऑफ एटीपी की कमी की वजह से होते हैं। जब एटीपी अवेलेबल नहीं है तो कंट्रैक्चर यानी कंट्रैक्शन जो है मसल की, स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस कंट्रैक्शन, रिजल्ट मतलब मसल अकड़े रहते हैं, क्रॉस ब्रिज अलग नहीं होते, यानी इस हालत में ही रह जाते हैं और मसल खिंचाव में रहता है, अकड़ा रहता है और पेन करता है, इसकी खिंचाव में ही रहेगा। तो इस तरह से जो सिचुएशन बनती है उसको मसल फटीग या मसल पुल होना कहते हैं, या पंजाबी में उसको कहते हैं ये खलियाँ पड़ गई हैं। तो ये क्रॉस ब्रिज नहीं टूट रहे होते और फिर कुछ दिन बाद
आस्ता आस्ता इनको एनर्जी मिलती रहती है 2 से 3-4 दिन, डिपेंड करता है बंदे की सेहत पे भी। और फिर ये क्रॉस ब्रिज हटेंगे और फिर आस्ता आस्ता ये खलियाँ या मसल फटीग ख़त्म होती है। तो ये डिटैच नहीं हो पाते ATP की कमी की वजह से। तो एक्सेस, और दूसरा उसमें सूजन क्यों आ जाती है, सोज क्यों बढ़ जाती है? सोज की वजह क्योंकि ATP की कमी होगी, यानी पहले जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से वो एनारोबिकली जो है काम करना शुरू करेंगे, ATP प्रोड्यूस करेंगे, जिससे लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। तो यही लैक्टिक एसिड, क्योंकि ये एसिड है, तो मसल सेल्स पे इफेक्ट करेगा। आयनिक इम्बैलेंस, यानी इम्बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस ख़राब हो जाएगा आयन का, और ये मसल फटीग काज करेगा, सोज पैदा करेगा, पेनफुल हो जाएगा मसल। तो लैक्टिक एसिड विच काजेज मसल pH टू ड्रॉप, यानी 7 से ऊपर बेसिक होती है, बेसिक pH होती है, और 7 से नीचे एसिडिक होती है। नीचे को ड्रॉप होगी यानी एसिडिक होगी, और मसल दर्द करेगा, एज करेगा, काजेज एक्सट्रीम फटीग, यानी खिंचाव होगा, और उससे वजह क्या है, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से लैक्टिक एसिड जो प्रोड्यूस हुआ है उसकी वजह से ये हो रहा है। फिर दूसरा इसमें टेटनी आ जाता है, ये लो कैल्शियम इन ब्लड। तो ये अलग अलग से 2 मार्क्स के आ जाते हैं। यानी फटीग आ सकती है, मसल फटीग, टेटनी अलग से पूछ लेते हैं, क्रैम्प पूछ लेते हैं। तो काज बाई लो कैल्शियम इन ब्लड, अगर कैल्शियम की कमी हो जाती है किसी भी वजह से ब्लड में, तो इससे क्या होगा, एक्साइटेबिलिटी ऑफ न्यूरॉन बढ़ जाती है। जो मैसेज लेके आते हैं न्यूरॉन मसल तक कंट्रैक्शन के लिए, वो खुद ब खुद चलना शुरू हो जाते हैं। एक्साइटेबिलिटी ऑफ न्यूरॉन्स एंड रिजल्ट इन लॉस ऑफ सेंसेशन, यानी मैसेजेस ब्रेन को जाना कम हो जाएंगे, सेंसेशन कम हो जाएगी, मसल ट्विचिंग अकड़ना शुरू हो जाएंगे, और कन्वर्जेंस अकर करेगी। अब फटीग क्या, यानी ये इस तरह से आपकी कलाई में खिंचाव आ सकता है, पाँव में खिंचाव आ सकता है, कहीं हाथ में खिंचाव आ सकता है, रात को सोते वक्त खास तौर पर पैरों में, टांगों में, ये मुख्तलिफ किस्म के इसके सिम्टम्स हैं। तो सेंसेशन लॉस हो जाएगी, मसल ट्विचेस, बल खाना शुरू हो जाएंगे, जैसे कि जिसको कहते हैं मसल चढ़ गया जी, फील हो रहा होता है मसल के ऊपर मसल चढ़ गया है इस तरह से। एंड कन्वर्जन, यानी खिंचाव पड़ना शुरू हो जाता है, पाँव मुड़ सकता है, हाथ मुड़ा हो सकता है। इफ़ अनट्रीटेड, अगर इसको इलाज नहीं करते तो ये बढ़ता जाएगा, स्पास, उसका दौरा बढ़ता जाएगा, दौरे की शक्ल में बढ़ेगा। कुछ पहले तो शुरू में थोड़ी देर होगा, उसके बाद हट जाएगा, फिर ये दौरानिया बढ़ता जाता है। फिर ये लेरेंक्स, सांस की नाली पे इफेक्ट कर सकता है, बाकी रेस्पिरेटरी सिस्टम पे इफेक्ट कर सकता है, उसको पैरालाइज कर सकता है, यानी लकवा या फालिज मार सकता है, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करना छोड़ जाएगा, और अल्टीमेटली डेथ हो सकती है। फिर आगे क्रैम्प है, क्रैम्प भी टेटनी ही की सिचुएशन है, इसीलिए इसको कहते हैं टेक्निक कंट्रैक्शन, यानी खिंचाव पड़ता है एंटायर मसल्स। टेटनी में एक आध मसल हो सकता है, लेकिन क्रैम्प में पूरा, यानी टांग का मसल्स पूरा खिंचाव हो सकता है, पूरे बाजू का या टांग पिछले हिस्से का, या किसी भी मसल, लेकिन मुकम्मल मसल। टेटनी में एक आध मसल होगा, लेकिन एक मसल क्रैम्प में पूरा एंटायर मसल होगा, यानी पूरे, जैसे बाइसेप है या ट्राइसेप है पूरा। इट्स लास्ट फॉर जस्ट ए फ्यू सेकेंड, चंद सेकेंड के भी हो सकता है, और कई घंटे तक हो सकता है। इससे क्या होगा, काजिंग द मसल्स टू बिकम टार्ड, सख्त हो जाएगा मसल्स, और तकलीफ दे होगा, पेनफुल होगा। मोस्ट कॉमन थाई में होता है, यानी टांग के निचले वाले हिस्से में, ये वाला हिस्सा, ये थाइस, यहाँ पे फील होता है ज़्यादा। और हिप मसल, यानी हिप में, बटक्स में हो सकता है, खिंचाव पड़ सकता है। इट यूजली अकर्स एट नाइट, रात के वक्त होता है, जब एनर्जी लेवल गिर जाता है मेटाबॉलिक रेट कम होने की वजह से, और आफ्टर एक्सरसाइज या एक्सरसाइज के बाद जब एनर्जी कम हो जाती है। इट रिफ्लेक्ट्स लो ब्लड शुगर लेवल, यानी जिस्म के अंदर ग्लूकोज लेवल कम होने की वजह से हो सकता है। इलेक्ट्रोलाइट डिप्लीशन, यानी आयन, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस की कमी की वजह से हो सकता है ब्लड के अंदर, बॉडी के अंदर। डिहाइड्रेशन,
पानी की कमी की वजह से हो सकता है इरिटेबिलिटी ऑफ स्पाइनल कार्ड में किसी किस्म का प्रॉब्लम की इरिटेबिलिटी, यहाँ पे कॉमा आना चाहिए था। स्पाइनल कार्ड में किसी किस्म की प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है, या न्यूरॉन्स में किसी प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है। तो ये डिसऑर्डर हो गया रिलेटेड टू मसल्स। तो नेक्स्ट टॉपिक तक जाने के लिए तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।